वेलकम यू ऑल टू लर्निंग अराउंड। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस जेएसएन स्टेनो 2025 टीयर टू एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर कि आपने अभी तक यहाँ पर हमारी तरफ से डिस्क्रिप्टिव का कंटेंट देखा था, है ना। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनको भी यहाँ पर हम समझा देंगे कि आपको किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर जो कंटेंट है वो आपको एक्सेस करना है और किस तरीके से आपको टीयर टू के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर जो पार्ट है आपका जिसके 60 सवाल आने वाले हैं, इसकी यहाँ पर जो तैयारी है ये आप किस तरीके से करोगे उसी को आज हम समझने वाले हैं। उसी के आज हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर आपके लिए कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पर क्या-क्या सवाल आपको पता होने चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, उनके ऊपर बातें भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे और पूरा यहाँ पर जो टियर 1 का यहाँ पर जो पेपर है उसको एनालाइज़ भी करेंगे, ठीक है? जीके के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना पूरा वीडियो और समझना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको टियर 2 के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। अब देखो ये वाली बात यहाँ पर सब जानते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर जो पेपर है वो यहाँ पर 60 सवाल आएँगे जो कि 60 नंबर के होंगे, ठीक है? तो ये भी यहाँ पर काफ़ी पोर्शन कैरी करता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है ना। डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर जो कंटेंट है वो हम यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी जाकर देख सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। तो डिस्क्रिप्टिव के ओवरऑल यहाँ पर 10 सवाल आने वाले हैं जो कि एक सवाल 4 मार्क्स कैरी करेगा, तो 40 मार्क्स होंगे ओवरऑल। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर जो सवाल होंगे वो होंगे 60 और हर एक यहाँ पर सवाल 1 मार्क कैरी करेगा, इसलिए 60 मार्क्स का यहाँ पर होगा आपका ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 70 सवाल होंगे आपके और 70 सवाल यहाँ पर कितने मार्क्स कैरी करेंगे, वो कैरी करेंगे यहाँ पे 100 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर सब लोग देख चुके होंगे। केवीएस एनवीएस जेएसए टीयर 2 का सिलेबस है ये, है ना। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि जो जनरल नॉलेज है इसके अंदर इन लोगों ने सारी की सारी चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। अगर हम देखें इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी है और उसी अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने सारी ही चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो टियर 1 का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर 10 और 11 जनवरी को। और 10 और 11 जनवरी की ही जो आंसर की है, उसी को आज हम देखने वाले हैं। उसी के यहाँ पर हम सवालों को देखने वाले हैं कि क्या सवाल टियर 1 के अंदर इन लोगों ने आप लोगों से पूछे थे एमसीक्यूज़ के अंदर, और उन्हीं को हम एनालाइज़ करेंगे ताकि यहाँ पर जो टियर 2 है, उसकी प्रिपरेशन आप अच्छी तरह कर पाओ। क्योंकि टियर 1 के अंदर जो आया है एमसीक्यूज़ में, वही यहाँ पर टियर 2 के लिए बहुत ज़्यादा हाईली इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज हम उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर पूरा एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से और आपको यहाँ पर क्या-क्या पता होना चाहिए, जो भी सवाल इन लोगों ने आप लोगों से टियर 1 में पूछे हैं। तो आज हम यहाँ पर यही करने वाले हैं कि यहाँ पर जो भी सवाल आपने यहाँ पर देखे थे, जैसे टियर 1 के अंदर एक सवाल आया था, तो ऐसे करते-करते यहाँ पर जितने भी सवाल होंगे, उन सबको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इन सारे सवालों के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और किस हिसाब से यहाँ पर ये लोग टियर 2 के अंदर इन्हीं टॉपिक्स में से यहाँ पर ये सवाल उठाकर रिपीट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो सवाल अलग होगा लेकिन टॉपिक सेम होगा। ऐसा हाईली देखा जाता है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो आपको ये पता होगा कि जनरली यहाँ पर जो भी पहले की स्टेजेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इवन प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सॉल्व करना, ताकि आप आगे के यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सको। इसलिए आपको यहाँ पर जो तैयारी करनी है वो आपको टियर 2 की ये सोचते हुए भी करनी है कि यहाँ पर टियर 1 के अंदर क्या आया था और वो यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इन्हीं सारे यहाँ पर जो सवाल हैं इनका यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, इन्हीं को आज हम समझने वाले हैं कि क्या-क्या सवाल पूछे गए थे और ये आगे टियर 2 में क्या-क्या सवाल पूछ सकते हैं आपसे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या लिखा है। लिखा हुआ है द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटीग्रेटेड जीएसटी इन इंडिया। और यहाँ पर दो इन लोगों ने पॉइंट दे रखे हैं। एक दे रखा है आईजीएसटी इज़ लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो आईजीएसटी यहाँ पर जो लगता है, वो लगता है यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर, जो हम यहाँ पर सामान दो स्टेट्स के बीच में हम एक्सचेंज करते हैं या भेजते हैं, और जो सर्विसेज हम यहाँ पर भेजते हैं दो स्टेट्स के बीच में। इंटर स्टेट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में।
और अगर हम बात करें तो ये वाला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये एकदम ठीक है आईजीएसटी के ऊपर, ऐसा होता है, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है वो दे रखा है आईजीएसटी इज़ कलेक्टेड ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इसको नहीं कलेक्ट करती है, इसको कौन कलेक्ट करता है आईजीएसटी को? इसको कलेक्ट करती है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाता है बी, ये गलत हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ये तो चलो समझ आया कि कौन इसको कलेक्ट करता है आईजीएसटी को कलेक्ट करते हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर ये किनके बीच में ये लेवी होता है? ये होता है यहाँ पर 2 स्टेट्स के बीच में। और जनरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है ना इसके अंदर, अगर वो लोग आप लोगों से पूछ ले टियर 2 के अंदर कि बता दो भाई रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है आईजीएसटी का, वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसको कलेक्ट करती है, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक आपने यहाँ पर रख दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? इतना आपको क्लियर हुआ? क्योंकि क्या है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट कर रही है ना? ये वाली बात आपको समझ आई। दूसरा यहाँ पर जो रेवेन्यू यहाँ पर जो शेयर होता है, मतलब जो आईजीएसटी से जो कमाई होती है वो यहाँ पर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, दूसरा कौन लेता है? दूसरा लेती है जहाँ पर डेस्टिनेशन स्टेट जो होता है जहाँ पर वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेस्टिनेशन स्टेट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, ठीक है? तो आपको ये इस तरीके से समझना है कि जहाँ पर भी जो गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, जहाँ पर मान लो गुड्स एंड सर्विसेज भेजे गए वहाँ पर वो कंज्यूम हो गए, कंज्यूमर कंज्यूम ही करेंगे, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर जो सर्विसेज है वो यहाँ पर जो भी अवेल कर रहा है ना, जिस भी स्टेट के अंदर, तो उस स्टेट के बीच में और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है ये आईजीएसटी का देखा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि टियर 2 के हिसाब से हम देख रहे हैं, इन सबको एनालाइज़ कर रहे हैं टियर 1 के सवालों को। तो आपको इतनी बात यहाँ पर क्लियर हुई। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शंस के अंदर क्या दे रखे हैं 4, उनमें से ये जो ऑप्शन है थर्ड ये एकदम सूट करता है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या पूछा गया था आप लोगों से कि ऐसे कौन-सी यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि दोनों के पास अवेलेबल होती हैं, हमारे सिटीज़न्स के पास भी और हमारे नॉन सिटीज़न्स के पास भी। अब आप सोचोगे इन तीनों में से आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी और दे देता हूँ क्योंकि अगर देखो टियर 2 के अंदर ये लोग यही सवाल पूछ लें आप लोगों से थोड़ा घुमा के, तो आप इसका जवाब दे नहीं पाओगे अगर आप सिर्फ़ इसी को समझोगे तो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी कौन-सी राइट्स हैं जो कि हमारे सिर्फ़ सिटीज़न्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं। नॉन सिटीज़न्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रिक्टली। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो राइट्स एक्सक्लूसिवली हमारे सिर्फ़ सिटीज़न्स के लिए हैं, वो कौन-सी राइट्स हैं, ठीक है? एक्सक्लूसिवली यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऐसी कौन-सी हैं जो कि हमारे सिर्फ़ सिटीज़न्स के लिए अवेलेबल हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीज़न्स, ठीक है? ये आपको पता होने चाहिए और यहाँ पर कौन-सी फंडामेंटल राइट्स हैं ऐसी। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्टिकल्स के अंदर तो आर्टिकल यहाँ पर 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ठीक है? ये जो 5 है ना आर्टिकल्स, ये स्ट्रिक्टली मैं बोलूँगा यहाँ पर कि ये इंडियन सिटीज़न्स के लिए ही है। अब आपको यहाँ पर इन पाँचों आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो आपने नहीं रीड कर रखे, तो वो आप गलती करते हो। पॉलिटी के अंदर अगर अभी तक आपने आर्टिकल्स के ऊपर अपनी क्लैरिटी नहीं जमाई है, तो आप बहुत गलती करते हो। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है? अब ये जो यहाँ पर राइट होती है कि जहाँ पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये किस में आती है? आती है यहाँ पर आर्टिकल 19 के अंदर। किसका पार्ट है ये एक तरीके से? आर्टिकल 19 का। तो यहाँ पर ये किसके लिए हो गई है स्ट्रिक्टली? हमारे सिटीज़न्स के लिए हो गई, ठीक है? तो ये हो गई फॉर सिटीज़न्स ओनली, फॉर सिटीज़न्स ओनली। और अगर मैं यहीं पर ही बात करूँ देखो जो दूसरी राइट है, दूसरी कौन-सी राइट है? राइट टू लाइफ़ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो आप देख रहे हो ना राइट टू लाइफ़ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आता है यहाँ पर आर्टिकल 21 के अंदर। किस में आता है? आर्टिकल 21 के अंदर। और आप यहाँ पर देखो इन पाँचों में से क्या आर्टिकल 21 इसके अंदर है? नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ आर्टिकल 21, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ पर दोनों के लिए है ना? सिटीज़न्स के लिए भी है और यहाँ पर ये नॉन सिटीज़न्स के लिए भी है ना? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर बोथ। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ, तीसरी यहाँ पर राइट कौन-सी लिखी हुई है? तीसरी लिखी हुई है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। तो ये भी यहाँ पर जो राइट आती है ना, ये भी आती है आर्टिकल 19 के अंदर ही। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है?
तो आर्टिकल 19 के अंदर ही ये भी आती है, तो ये किसके लिए हो जाएगी? ये भी हो जाएगी फॉर सिटीज़न्स ओनली। क्यों हो जाएगी फॉर सिटीज़न्स ओनली? क्योंकि मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो ऐसी कौन-सी 5 राइट्स हैं स्ट्रिक्टली जो कि सिर्फ़ सिटीज़न्स को ही मिलती हैं, ठीक है? एक्सक्लूसिवली। तो इसका यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा? सवाल में क्या पूछा था कि ऐसी राइट बताओ जो कि यहाँ पर दोनों सिटीज़न्स और नॉन सिटीज़न्स के लिए एप्लीकेबल है। तो वो यहाँ पर कौन-सी हो जाएगी? सिर्फ़ यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सिर्फ़ 4th ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला सवाल यहाँ पे क्या दे रखा है? अगला सवाल हमने यहाँ पर लिया है इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर। अब हो सकता है आपने भी ये वाला सवाल आपके एग्ज़ाम में देखा होगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द सेटिंग अप ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990 वाज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। मतलब यहाँ पर जो इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ पर जो एस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1990 के अंदर, वो यहाँ पर किस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से हुई थी? तो ये इन लोगों ने पूछ लिया आपसे। अब इसका यहाँ पर जो सही जवाब है वो तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, वो है यहाँ पर सरकारिया कमीशन। लेकिन आपको सिर्फ इतना नहीं जानना, क्योंकि टियर 2 के अंदर ये लोग सिर्फ ये तो नहीं पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है? तो आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि देखो सरकारिया कमीशन जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो अपॉइंट यहाँ पर ये कब हुई थी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपॉइंट हुई थी यहाँ पर 1983 के अंदर। कब हुई थी ये? 1983 के अंदर अपॉइंट हुई थी, ठीक है? अगर मैं इसके बाद बात करूँ कि यहाँ पर ये बनाई किस लिए गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी ताकि हम एग्ज़ामिन कर सकें जो रिश्ता है ना? किसके बीच में? वो भी हम बताते हैं, ठीक है? एग्ज़ामिन कर सकें, एग्ज़ामिन द रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब इनके बीच में यहाँ पर जो रिश्ता है उसको यहाँ पर एग्जामिन करने के लिए इसको बनाया गया था, और इन्हीं की रिकमेंडेशन की वजह से यहाँ पर इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो पाई। इसका रोल क्या था कि यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट और इंटर स्टेट यहाँ पर जो रिलेशन है वो यहाँ पर थोड़े समझ में आए और यहाँ पर सुधरें। उस हिसाब से यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो भी डिसीजंस ले पाएँ वो नॉर्मली हो पाएँ, ठीक है? तो इसलिए इसको यहाँ पर बनाया गया था। अब अगर मैं यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस की बात करूँ, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है, अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लें कि ये बताओ कि यहाँ पर जो नानावती यहाँ पर जो कमीशन है, ये बेसिकली यहाँ पर किस वजह से एस्टेब्लिश हुई थी? तो आपको सबसे पहले तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपने एक अगर नाम सुना हुआ हो, यहाँ पर एक जज थे जिनका यहाँ पर नाम था जस्टिस जीटी नानवती, ठीक है ना? तो उनके नाम के ऊपर ही ये वाली यहाँ पर जो कमीशन है, ये एक तरीके से यहाँ पर बनी, क्योंकि वही इसको हेड कर रहे थे, ठीक है? वो इसको क्या कर रहे थे? वो इसको हेड कर रहे थे। अब अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देखो जनरली क्या डिस्कस हुआ था? इसके अंदर क्या डिस्कस हुआ होगा? अगर आप यहाँ पर खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओ, तो देखो जनरली इसको किस लिए यहाँ पर बनाया गया था कि इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे जब यहाँ पर एंटी सिख राइट्स यहाँ पर जो हुए थे उसको, ठीक है? एंटी सिख राइट्स को ये लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, और यहाँ पर क्या था, और जो आपने सुना होगा 2002 के अंदर गोधरा राइट्स भी हुए थे, ठीक है? तो उसके लिए भी यहाँ पर इसको बनाया गया था, ठीक है? गोधरा राइट्स और एंटी सिख राइट्स ये कब हुए थे? ये हुए थे 2002 के अंदर। और अगर आप यहाँ पर ईयर अगर आप सोचो थोड़ा एंटी सिख राइट्स का यहाँ पर क्या था, तो इसका यहाँ पर ईयर था लगभग 1984 का। तो 1984 के अंदर ये हुए थे, तो इस वजह से इनको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए नानावती कमीशन जो है बनाई गई थी, और हेड किसने किया था ये? जीटी नानावती ने, ठीक है? तो ये आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर जो मैं बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग ऑप्शन से उठाकर भी पूछ लेंगे कुछ नया घुमा-घुमा कर आप लोगों से सवाल। अब अगला ऑप्शन अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है शाह कमीशन, तो शाह कमीशन के बारे में भी पता होनी चाहिए। कब एस्टेब्लिश हुई थी ये? तो ये एस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पर 1977 के अंदर, ठीक है? आप लोगों से ईयर पूछा जा सकता है, और इसका यहाँ पर बेसिकली इसका रोल क्या था? तो देखो जब यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगी थी ना, तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर किसने यहाँ पर अथॉरिटी को अपनी यहाँ पर अब्यूज़ किया था, एक तरीके से यहाँ पर उसका गलत फ़ायदा उठाया था या मैल प्रैक्टिसेस करी थी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, है ना? तो उसको इंक्वायर करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये किसकी इंक्वायरी करना चाहते थे? ये जो मैल प्रैक्टिस हुई थी, इंक्वायरी ऑफ मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो आपको इससे पता है याद रहेगा कि आगे ये लोग आप लोगों से क्या पूछ सकते हैं घुमा के। और नेशनल इमरजेंसी अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि भाई कब यहाँ पर कब से कब तक यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है 1975 से 1977 की, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर अगले यहाँ पर ऑप्शन की तरफ चलें,
तो वो है यहाँ पर कोठारी कमीशन। आप यहाँ पर देख सकते हो, कोठारी कमीशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए ये कब बनी, है ना? तो ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये हुई थी यहाँ पर 1964 के अंदर, ठीक है? और यहाँ पर इसका रोल क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? इसका रोल यहाँ पर बेसिकली ये था कि आपकी यहाँ पर जो एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग ये बनाई गई थी ताकि यहाँ पर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको इवैल्यूएट कर सकें कि वो कैसा चल रहा है। और उसका यहाँ पर जो ग्राउंड वर्क है वो इन लोगों ने रखा था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, इन लोगों ने इवैल्यूएट किया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने इवैल्यूएट किया था। और इसके साथ अगर हम बात करें, तो इन्होंने यहाँ पर और क्या किया था? इन्होंने यहाँ पर और एक काम ये किया था कि इन्होंने यहाँ पर फाउंडेशन रख दी थी, लेड फाउंडेशन कह लो या ग्राउंड वर्क कह लो, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पर इसकी नींव रख दी थी, इसकी रखी थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी कमेटी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी यहाँ पर कोठारी कमीशन। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें कि नानावती कमीशन यहाँ पर गोधरा राइट्स और यहाँ पर एंटी सिख राइट्स को यहाँ पर बेसिकली उसके अंदर इंक्वायरी के लिए बनाई गई थी। वैसे ही यहाँ पर जो शाह कमीशन है जो कि नेशनल इमरजेंसी के अंदर यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई थी गलत, उनके रिगार्डिंग इंक्वायरी के लिए बनाई गई थी। और अगर हम यहाँ पर देखें सरकारिया कमीशन यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल के यहाँ पर जो रिश्ते हैं उसके लिए बनाई गई थी। और इसी वजह से यहाँ पर 1990 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो यहाँ पर सेटअप हुई थी। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हिस्ट्री से जो हमने उठाया है, इसके अंदर आप देख सकते हो क्या पूछा गया था आप लोगों से। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 की यहाँ पर जो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पर जो बहादुर शाह जफ़र थे, उनको यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब यहाँ पर उम्र कैद की यहाँ पर जो सज़ा मिली, तो यहाँ पर किस प्रिजन के अंदर मिली, ये पूछा गया है। किस प्रिजन के अंदर उनको भेजा गया, किस जेल के अंदर उनको भेजा गया। तो आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसके अंदर से क्या सही जवाब है? इसमें से सही जवाब है यहाँ पर रंगून जेल। रंगून जेल के अंदर उनको भेजा गया था। अब देखो इसके बारे में आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस के बारे में कुछ-कुछ पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि टियर 2 के अंदर ये लोग आप लोगों से कुछ उठाकर पूछ लें तो आपको पता नहीं होगा। अब बहादुर शाह ज़फ़र कौन थे? लास्ट मुग़ल एम्परर यहाँ पर हम बोलते हैं इनको, है ना? और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनकी यहाँ पर जो डेथ हुई थी वो यहाँ पर उसी जगह पर हो गई। और यहाँ पे किस साल के अंदर हुई? तो ये हो गई थी 1862 के अंदर, ठीक है? 1862 के अंदर यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं, उनकी डेथ हो गई थी। और अगर हम यहाँ पर देखें बाकी के ऑप्शन जो आप देख सकते हो, जैसे सेल्युलर जेल पोर्ट ब्लेयर। अब ये अगर आपने यहाँ पर सुना होगा, इवन मैं तो यहाँ पर गया भी हूँ, अंडमान आइलैंड्स के ऊपर है ये, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ यहाँ पर अंडमान आइलैंड्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो यहाँ पर जेल है इसको और किस नाम से बोला जाता है? इसको बोला जाता है काला पानी की जेल, ठीक है ना? ब्लैक वाटर या काला पानी, जनरली काला पानी के नाम से फेमस है। वहाँ पर एक तरीके से कुछ शो भी होता है ना? जिसके लिए ये वाली यहाँ पर जो जेल है वो फेमस है ना? अगर आप कभी आगे जाओ लाइफ के अंदर तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ज़रूर से विज़िट करना, बहुत सुंदर जगह है, ठीक है? और ये यहाँ पर इनका जो मेजर अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पर शो भी होता है एक। तो जो काला पानी की यहाँ पर जो जेल है इसके अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका आपने जैसे नाम भी सुना होगा, विनायक दामोदर सावरकर, तो ये जो बड़े-बड़े यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो भी यहाँ पर काट कर आए हैं, ठीक है? तो उनको भी यहाँ पर डाला गया था। और अगर हम बात करें यहाँ पर चुनर फोर्ट प्रिज़न, अगर आपने इस वाली प्रिज़न का नाम अगर कभी सुना होगा, है ना? जनरली यहाँ पर काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यहाँ पर यूपी के अंदर, ठीक है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है यूपी के अंदर, है ना? और जनरली यहाँ पर जो ब्रिटिश यहाँ पर जो थे वो इसको डिटेंशन सेंटर की तरह यूज़ करते थे, ठीक है? और जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डालने के लिए, है ना? जैसे कौन थे? जैसे एक मराठा लीडर जिनका अगर आपने कभी नाम सुना होगा कि त्रिम्बकजी डेंगले, तो वो जो थे उनको भी यहाँ पर डाला गया था, ठीक है? और वो एक तरीके से यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर इसको डिटेंशन सेंटर की तरह इस्तेमाल करते थे। और अगर हम यहाँ पर इसके बाद बात करें, तो अगला है आपके सामने यहाँ पर अहमदनगर फोर्ट प्रिज़न, ठीक है? अहमदनगर फोर्ट प्रिज़न जो है, वो यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड है? वो है यहाँ पर लोकेटेड महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है? और अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली जो भी आपने नाम सुने होंगे बड़े-बड़े, है ना? कि जैसे कांग्रेस लीडर्स कौन-कौन थे? जैसे अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है?
तो उनको भी यहाँ पर डाला गया था, ठीक है? तो ये ऐसी-ऐसी प्रिज़न्स हैं जिनके बारे में आपको जनरली पता होना चाहिए, है ना? हो सकता है ये लोग पूछ लें, है ना? तो कि ये कहाँ पर लोकेटेड है और किसकी कहानी यहाँ पर किससे जुड़ी हुई है, तो ऐसे आ सकता है टियर 2 के अंदर। अब इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो किसके ऊपर है। अगले सवाल के अंदर लिखा हुआ है यूएनडीपी मेजर्स जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स मतलब जीएसएनआई एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के पार्ट के तौर पे यहाँ पर जो यूएनडीपी है वो जीएसएनआई को नापती है। अब जो जीएसएनआई है उसके बारे में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 की डायमेंशंस फॉर जीएसएनआई। मतलब जीएसएनआई के अंदर यहाँ पर कौन सा इन चारों के अंदर चारों ऑप्शंस में से कौन सा की डायमेंशन नहीं है जीएसएनआई के लिए, ठीक है? तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं देखो इसका सही जवाब बताऊँ तो वो हो जाएगा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव, है ना? इसका सही जवाब है कि यहाँ पर ये कोई की डायमेंशन नहीं है फॉर जीएसएनआई। तो यहाँ पर कौन-सा है इसके अलावा की डायमेंशन तो उसको भी समझते हैं। तो देखो जीएसएनआई को नापने के लिए यहाँ पर ये लोग इकोनॉमिक देखते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, फिर ये देखते हैं एजुकेशनल, फिर ये देखते हैं पॉलिटिकल, ठीक है? और जो आखिरी यहाँ पर जो एक फैक्टर होता है ना? एक तरीके से यहाँ पर जो 4th की डायमेंशन होता है, वो यहाँ पर क्या होता है? वो होता है यहाँ पर फिज़िकल इंटीग्रिटी। क्या होता है? फिज़िकल इंटीग्रिटी। तो अब ये लोग आप लोगों से अगले जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर हो सकता है ये लोग इन चारों में से ये और ये, है ना? इन चारों में से कोई भी एक यहाँ पर ऑप्शन उड़ाकर आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो थोड़ा घुमाकर पूछ सकते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी बातें भी। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो बहुत आसान सा है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा जो कि यहाँ पे नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। इन लोगों ने ये पूछ लिया कि बताओ इन चारों में से कौन-सा यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी में आता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ अगर आपको यहाँ पर याद नहीं है ना? कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर जो होती हैं, उनके अंदर क्या फ़र्क होता है? इसके अंदर देखो जनरली जो बात करी जाती है, वो बात करी जाती है सिर्फ़ मैग्नीट्यूड की, ठीक है? और इसके अंदर जो बात करी जाती है, वो बात करी जाती है यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की, ठीक है? तो ये एक फ़र्क होता है ना? तो अगर हम यहाँ पर इनमें से देखें कि जैसे फ़ोर्स जो होता है, फ़ोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी लग सकता है, ठीक है? है ना? जनरली उसी के अंदर ही हम लगाते हैं। तो ये क्या हो गई? ये हो गई एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो इसके लिए क्या चाहिए होगा? इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आ जाता है। सेम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है, वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है? वो भी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन-सा यहाँ पर जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे कौन-सा निकाला जाता है, उसी को हम यहाँ पर एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है, इनिशियल और फाइनल पोज़ीशन के अंदर, तो उसके अंदर हमें एक डायरेक्शन हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है? तो वो हो जाता है आपका फिर डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से वेक्टर के अंदर आ जाता है। सेम अगर हम यहाँ पर देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी यहाँ पर जो होती है, वो यहाँ पर आ जाती है वेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर कौन-सा बचता है? ये बचता है टेम्परेचर। इसके अंदर सिर्फ़ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है ना? मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें जैसे टेम्परेचर के अंदर हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना? तो इसके अंदर आपको कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जो टेम्परेचर है वो वो किस में आता है? वो आता है यहाँ पर आपका स्केलर क्वांटिटी के अंदर। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो इसी तरीके से यहाँ पर कौन-सी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, कौन-सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये आप याद करके जाना, है ना? नहीं तो बता देना, हम यहाँ पर इसका पूरा और थॉरो एनालिसिस निकाल देंगे अगर आप ये चाहते हो इसका पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, ठीक है? बाकी जनरली जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसकी भी पीडीएफ शेयर कर देंगे, अगर आप यहाँ पर कमेंट करके बताओगे कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं ये वाले लेक्चर्स क्योंकि इसके अंदर देखो टियर 1 का पूरा एनालिसिस होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टियर 2 के अंदर कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर आप यहाँ पर टियर 1 के ऊपर सही से ध्यान दोगे ना, तो आप टियर 2 अच्छा कर पाओगे। क्योंकि जभी भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो, आप उसका प्रीवियस ईयर उठाते हो। तो आप उसकी यहाँ पर पिछली स्टेज भी उठाना सीखो, उसी से आपको पता चलेगा कि आगे यहाँ पर कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन? आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन-सा सॉलिड सॉल्यूशन है। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पर जनरली होता क्या है? ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो सॉलिड फेज़ के अंदर हो और वो यहाँ पर जनरली क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर उसको बोलते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन, है ना? तो मिक्सचर वेयर solute and solvent are in solid phase.
ठीक है? आर इन सॉलिड फेस और वो क्या बनाते हैं जनरली? वो ऑफ़न बनाते हैं अलॉय, ठीक है? ऑफ़न फ़ॉर्मिंग अलॉय। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इनमें से यहाँ पर कौन-सा यहाँ पर सही जवाब आपको लग रहा है? जो अगर आप यहाँ पर जनरली आप इतना नहीं जानते तो भी अगर हम यहाँ पर देखें इन चारों में से यहाँ पर कौन-सा इसका सही जवाब होगा? तो आपको यहाँ पर सीधा-सीधा देखने से पता चल रहा है यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है जिसके अंदर दे रखा है कॉपर डिज़ोल्व्ड इन गोल्ड, ठीक है? ये इसका यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हो कि ये इसका सही जवाब है, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जब कॉपर यहाँ पर डिज़ोल्व होती है गोल्ड के अंदर तो यहाँ पर वो क्या बनाती है? वो बनाती है यहाँ पर अलॉय, ठीक है? क्रिएट्स एन अलॉय। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब ये इनका सॉल्यूशन होता है तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं यहाँ पर अलॉय और ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है एक सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्ज़ाम्पल हो जाता है, तो ये हो जाता है सही जवाब। यहीं पर ही अगर हम देखें देखो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, ठीक है? क्लोरोफॉर्म यहाँ पर हो गया लिक्विड फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया गैस, है ना? और अगर हम यहाँ पर इसका देखें तो ये क्या निकल कर आएगा? एक तरीके से गैसीय सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ठीक है? तो जो फाइनल यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो भी यहाँ पर क्या होगा? गैस होगा। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पर ग्लूकोज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ठीक है? तो इसके अंदर यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड सॉल्यूशन और इस तरीके से यहाँ पर जो सॉलिड यहाँ पर अगर मान लो डिज़ोल्व हो रहा है लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर तो वो सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं बनाता है, ठीक है? तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो गया और उसी हिसाब से यहाँ पर कैम्फर्ड इन नाइट्रोजन गैस यहाँ पर फिर से गैस आ गया तो आप देख सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पर ये भी गलत हो गया। तो जो सही जवाब है वो यहाँ पर कौन-सा हो जाता है? कॉपर डिज़ोल्व्ड इन गोल्ड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है कि एक इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है बायोमास का तो उसके अंदर यहाँ पर कौन-सी ऑर्गेनिज़्म यहाँ पर जो होती हैं उसका यहाँ पे लोएस्ट बायोमास होता है, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो यहाँ पर आप आँख बंद करके आप यहाँ पर इसको लगा सकते हो। कि यहाँ पर जो टर्शरी कंज़्यूमर होते हैं इनका यहाँ पर लोएस्ट बायोमास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बायोमास होता है वो होता है यहाँ पर प्रोड्यूसर का, ठीक है? हाईएस्ट बायोमास जो होता है वो होता है यहाँ पर प्रोड्यूसर का, है ना? और उसके बाद यहाँ पर जैसे-जैसे ऊपर जाता रहता है ना मामला, वैसे-वैसे कम होता रहता है बायोमास, ठीक है? जैसे यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके प्रोड्यूसर, तो यहाँ पर इनका होगा सबसे हाईएस्ट बायोमास क्योंकि इनको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इनको फूड वेब को सपोर्ट करना पड़ता है। और यहीं अगर हम यहाँ पर देखें, अगला यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखा है प्राइमरी कंज़्यूमर, ठीक है? प्राइमरी कंज़्यूमर का इनसे यहाँ पर थोड़ा-सा कम होता है, ठीक है? ना जनरली यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनसे थोड़ा-सा कम होता है, लेकिन बाकियों से ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इससे आपको यहाँ पर पता चलता है कि इनका यहाँ पर क्या होता है बायोमास लेस देन प्रोड्यूसर्स, ठीक है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बायोमास की, है ना? लेकिन यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों बाकी जो हैं यहाँ पर सेकेंडरी कंज़्यूमर हो गए या टर्शियरी कंज़्यूमर हो गए, इनसे ज़्यादा होता है। सेम यहाँ पर अगर हम देखें सेकेंडरी कंज़्यूमर का यहाँ पर प्राइमरी कंज़्यूमर से यहाँ पर कम होता है ना? और उसके बाद बाकियों से इनका ज़्यादा होता है, जो इनके ऊपर लाया करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा लेस देन प्राइमरी कंज़्यूमर, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर देखें टर्शियरी कंज़्यूमर का तो यहाँ पर हो जाएगा लेस देन सेकेंडरी कंज़्यूमर, है ना? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबका यहाँ पर बायोमास यहाँ पे क्या है। तो इस वजह से यहाँ पर जो सबसे कम बायोमास होगा वो होगा यहाँ पर टर्शियरी कंज़्यूमर का क्योंकि ये सबसे ऊपर आता है, ठीक है? जो भी यहाँ पर टॉप प्रेडेटर होता है उसी का यहाँ पर जो बायोमास है वो सबसे कम होता है और इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरी साइकिल होती है ये चलती है। तो ये वीडियो यहाँ पर एक डेमो लेक्चर था। आप यहाँ पर बता देना कमेंट कर कर अगर आपको यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर और चाहिए। इसके अंदर हम टियर 1 का पूरा एनालिसिस करें और बाकी भी यहाँ पर एक सीरीज़ निकालें एमसीक्यू सीरीज़ ताकि आपकी यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो पाए। अभी तो यहाँ पर जो टियर 1 का एनालिसिस किया है उससे आपको टियर 2 के अंदर मदद मिल सके। तो ये इस तरीके से यहाँ पर निकाला था और बता देना और इस तरीके के लेक्चर्स चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर से मैसेज कर देना। बाकी इसके बाद आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट होगा और उसके लिए हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए केवीएस, एनवीएस टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर निकाले हैं, जिसके अंदर एग्जैक्टली यहाँ पर उसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टाइम मोड, वर्ड मोड यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, साथ में आपको ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी देर का आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। साथ में आप यहाँ पर बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, साथ में आप एग्ज़ाम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर जो लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी है आप इसको भी ऑन कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा टाइप करते हुए कि आपकी एक्चुअली में कितनी स्पीड बन रही है, लिखते हुए ही।
और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो, पास में ला सकते हो। साथ में आप यहाँ पे हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो और इतना ही नहीं, अगर मान लो आप कोई एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, तो उसके अंदर भी यहाँ पर आप इस पैसेज को डाउनलोड कर सकते हो और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आप इसको यहाँ पर प्रिंट इसका निकाल कर किसी पेपर के ऊपर आप उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हो। और अगर मान लो आपको ये वाला पैसेज आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है तो आप यहाँ पर हाइड पैसेज का बटन यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग भी कर सकते हो और साथ में स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग भी कर सकते हो, भले ही वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। बाकी स्टेनो वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर स्टेनो सॉफ्टवेयर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर आप आराम से स्टेनो की यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर सकते हो, डिक्टेशन आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो इस बटन को दबा के। साथ में आप यहाँ पर स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप बीच में से भी प्ले कर सकते हो डिक्टेशन को। इतना ही नहीं, आप जैसे ही पूरी डिक्टेशन लिख लोगे आप उसको यहाँ पर ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। ट्रांसक्राइब करने के बाद यहाँ पर पूरी डिक्टेशन आप उसको सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपको यहाँ पर आपके रिज़ल्ट पता चल जाएँगे कि आपने कहाँ पर स्पेलिंग एरर्स किए हैं, कहाँ पर आपने कैपिटल एरर्स किए हैं, किन वर्ड्स को आपने एक्स्ट्रा टाइप कर दिया है या कौन से वर्ड्स आपने लिखे ही नहीं। साथ में आपको यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी पता चलती है, आपके एरर रेट पता चलते हैं, आपको यहाँ पे प्रोग्रेस पता चलती है और साथ में यहाँ पर स्पीड भी दिखती है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी पैसेज बोला गया है, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है ओरिजिनल पैसेज के अंदर और यहाँ पर आपने क्या टाइप किया है, वो आपको यहाँ पर दिखता है और आपकी गलतियाँ दिखती चली जाती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर आप खुद का ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, भले ही कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो ट्रांसक्रिप्शन टाइम। और आपको यहाँ पर काफ़ी सारी किताबें मिलती हैं, इसके अंदर केसी होती है, पूरी हमने अपलोड कर दी है 840 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, साथ में आपको यहाँ पर लीगल डिक्टेशंस मिलती हैं जीडी बेस्ट की। और इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ मिसलेनियस लीगल डिक्टेशंस मिलती हैं। है ना? इसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव 440 वर्ड्स, 840 वर्ड्स अवेलेबल है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस भी मिलती हैं। इसके अलावा आपको करंट इश्यूज़ के ऊपर भी डिक्टेशंस मिलती हैं। और अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो रामधारी यहाँ पर खंड 1 खंड 2 यहाँ पर आपको मिलती हैं। सारी की सारी हमने अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 10 मिनट की डिक्टेशंस भी मिलती हैं और यहाँ पर आपको आनंद पत्रिका भी मिलती है जिसके अंदर 300 प्लस डिक्टेशंस अवेलेबल हैं और अलग से यहाँ पर आपको एडिटोरियल डिक्टेशंस भी अवेलेबल हैं। तो बहुत सारा कंटेंट है आपके पास। आप इसके ऊपर जी भरकर यहाँ पर इसकी तैयारी कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज के वीडियो के अंदर इतना ही और यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर से बताना जिसको भी और इस तरीके के यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो चाहिए, जिसके अंदर आप टियर 1 का यहाँ पर जो एनालिसिस है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा और साथ में हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यू सीरीज़ भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पर इस वाली लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहिए तो बता देना कमेंट करके, हम वो भी अपलोड कर देंगे। बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछ लेना और यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना हमें सपोर्ट करने के लिए और यहाँ पर चैनल के ऊपर हाइप का बटन भी दबा देना। और अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर भी आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो आपकी जो भी क्वेरीज़ हो।